तो देखिए स्टेप नंबर 1 जो था हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 जिसको देखना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 1 देखना ज़रूरी है बिकॉज इसके अंदर जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये स्टेप नंबर 1 से ही निकाला गया है। तो जब आपको ये समझ में आएगा तब जाके यहाँ पे वो अमाउंट आएगा, तब उसके अंदर से आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो आपका स्टेप नंबर 2 निकलेगा। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसके अंदर ये मतलब कैश फ्लो का 2 स्टेप बड़े हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और जो कि स्टेप नंबर 2 है, और एक है स्टेप नंबर 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। बस ये 2 स्टेप जो परफेक्टली अगर समझ में आ गया आपको तो कैश फ्लो आपका पूरा क्या है, ख़त्म है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इतना सारा लिखा है, इसको देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा क्या लिख दिया सर ने। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें समझना है कि इसके अंदर आना क्या क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पर्टिकुलर हमने ये फॉर्मेट बनाया है, इसके अंदर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि स्टेप नंबर 1 में हम सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है, और वो निकालने के बाद हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस ये सारे जितने भी हैं ये सब ऐड होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन आता है, गुडविल, एमोटाइज जब होता है, एमोटाइज का मतलब कम होना। ठीक है, पेटेंट कम होता है तो आता है, ट्रेडमार्क कम एमोटाइज होता है तो आता है। तो ये सारी चीज़ें जब कम होती है ना, डेप्रिसिएशन तो अपने नाम में ही एक गिरावट है, यानी कि डिक्रीज़ होने वाला किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करता है ये। ठीक है, बाकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब अगर एमोटाइज होंगे, कम होंगे तो ये यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन भी इसके अंदर आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को सेल करने पे जो लॉस होगा उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो हमारा डेटर के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आता है, अगर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और नीचे देखो ये नॉन कैश इनकम दे रखा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, जिससे हमारी इनकम होती है। ठीक है, जो हमारे लिए प्रॉफिट है वो सारे इसके अंदर आएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो इंक्रीज होगा तो ऊपर, डिक्रीज होगा तो नीचे। ठीक है, तो इसके अंदर नॉन कैश इनकम आते हैं सारे, और ये करने के बाद हमारा निकलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट इतने में निकलता है। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम सारे लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, और जितनी भी ये सारी जो दे रखी है इनकम है इनको माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो हमारे लिए जो फ़ायदा होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे हमें बेनिफिट होगा, और जिससे हमें नुकसान होगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो, नीचे ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये देखो CL लिखा है करेंट लायबिलिटी के लिए। अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो, और डिक्रीज होती है करेंट एसेट, तो हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारे आ सकते हैं, करेंट एसेट आ सकता है, करेंट लायबिलिटी आ सकता है। ठीक है, जो करेंट एसेट क्या होते हैं, करेंट लायबिलिटी क्या होते हैं, जिनको 1 ईयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आता है करंट वाले में, या फिर करंट लायबिलिटी वो हो जाता है जिसको 1 ईयर के अंदर हम पे कर देते हैं। ठीक है, लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो जो इंक्रीज होगा करंट एसेट और जो डिक्रीज होगा करंट लायबिलिटी तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो है ये निकलेगा कैश जनरेटेड। क्या निकलेगा, कैश जनरेटेड। ठीक है, कैश जनरेटेड निकलता है। ठीक है, ये इंक्रीज करंट लायबिलिटी और डिक्रीज करंट एसेट को प्लस करना है, और इंक्रीज करंट एसेट इसका वाइस वर्सा जो होगा उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा कैश जनरेटेड आएगा। ठीक है, और फिर हम जब टैक्स का पेमेंट करेंगे, टैक्स पेड करेंगे, देखो टैक्स पेड कैसे निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अमाउंट होगा उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टैक्स पेड निकलेगा। तो वो टैक्स पेड वहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो हमारा लास्ट में जो उसको माइनस करके जो आंसर आएगा, ये देखो
कैश जनरेटेड में से टैक्स पेड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा है और एक यूज्ड लिखा है। फ्रॉम का मतलब पॉजिटिव और आंसर आएगा और यूज्ड का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमने लास्ट जो फर्स्ट स्टेप है उसमें पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं तो उनको हम उसमें जो एडजस्टमेंट करते हैं उसका अगर प्लस हो रहा होगा तो यहाँ पे वो आके माइनस होगा, वहाँ पे वो अगर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लाइक इंश्योरेंस हो गया, क्लेम हो गया, अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम वहाँ माइनस किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यानी कि स्टेप नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे टैक्स पेड के बाद प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया यहाँ पे, ये सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और ये सारे इनकम को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। ठीक है, फिर करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, करेंट एसेट को हम प्लस करेंगे और इसका वाइस वर्सा अगर माइनस करेंगे तो हमारा कैश जनरेटेड आएगा। और टैक्स का पेड कर देंगे, तो पेड करने के बाद पेड कैसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। अगर इनको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको माइनस करने के बाद जो निकलेगा हमारा वो कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसका एक क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले से ही हमने फॉर्मेट लिख दिया था कि थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहाँ पे दे रखा है क्या, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब सरप्लस दिया है तो हम क्या कर लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे। यहाँ पे 3 लाख माइनस 2 लाख, क्या कितना आ गया 1 लाख आ गया। ठीक है, ये लिखने के बाद अब दूसरा देखो, दूसरे में दे रखा है बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट होती है। तो ये करंट एसेट क्या हो रही है, देखो ओपनिंग में 140 था, क्लोजिंग में हो गया 180, यानी कि 40,000 से बिल रिसीवेबल बढ़ गया, यानी करंट एसेट बढ़ गया। तो करंट एसेट हमारा जब बढ़ता है तो ये रहा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बिल रिसीवेबल यानी कि BR लिख देंगे। ये कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है 40,000। ठीक है, उसके बाद दूसरे में बोला है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो 3 लाख का था, 3,20,000 का हो गया, यानी कि 20,000 का डेप्रिसिएशन है हमारा। और डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ठीक है, 20,000 का हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट लायबिलिटी है। तो देखो करेंट लायबिलिटी क्या हो रही है, 16 से 40 हो गई, यानी कि कितनी 24,000 बढ़ गई। तो 24,000 बढ़ गई तो करेंट लायबिलिटी बढ़ गई है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो कितनी बढ़ गई है, 24,000। तो हम 24,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है जो कि 14,000 का था, 2,000 कम हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एसेट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और 2,000 से कम हुआ है तो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दिया है गुडविल। देखो गुडविल 2 लाख की थी, 1,60,000 हो गई, यानी कि 40,000 से कम हो गई। अगर कम हो गई है यानी कि एमोटाइज हुई है तो गुडविल हम लिख देंगे यहाँ पे क्या 40,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एमोटाइज हुई है। अगर गुडविल बढ़ती है ना तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होती है, कहाँ पे होती है, इन्वेस्टिंग यानी कि थर्ड वाले जो स्टेप है उसके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज होने की होती है, एमोटाइज होने की होती है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री दिया था, देखो 1,40,000 का था और 1,80,000 हो गया, यानी कि इन्वेंट्री बढ़ गई कितनी 40,000 से। तो नीचे क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज लिख देंगे कितना 40,000। ठीक है, अब क्या कर लिया, सारी चीज़ें हमने लिख ली, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले फॉर्मेट बना लिया था ताकि जल्दी जल्दी हम इसमें क्या कर सकते, पुट कर सकते। एग्जाम में भी हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये देखो इसका बैलेंस क्या, ये कितना आ गया 60,000 आ गया, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 60,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई अमाउंट नहीं था तो ये छोड़ देंगे हम।
और अब इसको जब टोटल करेंगे तो ये आ गया 1,60,000। 1,60,000 जो निकला है हमारा, ये क्या निकला है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब उसके बाद जब हम ये करेंट एसेट जो कि कितना है 24 और 2 कितने हो गए 26, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26,000 प्लस का, और ये देखो ये लेस करना है इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो 80,000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,06,000, 1,06,000। और ये हमारा क्या निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम यूज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पॉजिटिव निकला है तो हम इसको क्या बोल देंगे फ्रॉम बोल देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 80,000 में से टैक्स पेड भी माइनस करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिया था तो हम उसको क्या कर लेंगे 0 एज्यूम कर लेंगे, तो हमारा ये आंसर ऐसा आएगा, ठीक है। तो 1,06,000 इसका, ठीक है।